बच्चों हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 15 जिसका नाम है वेव्स अर्थात तरंग, भाग 5। ध्वनि तरंगों में डॉपलर का प्रभाव बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि जब शादी विवाह में बजता है डीजे, हम खूब नाचते हैं, खूब मज़े करते हैं नाच कर। तो उस वक्त क्या होता है, जब डीजे हमसे दूर चला जाए और हम एक जगह पर रुके हुए हैं तो हमें लगता है जो डीजे है, जो आवाज़ है, उस आवाज़ के साथ हमें पता चल जाएगा कि डीजे हमसे दूर जा रहा है। लेकिन अगर हम खुद डीजे के पास जाते हैं तो जो आवाज़ है वो हमें तेज़ी से सुनाई देती है। तो बच्चों इस घटना को हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे डॉपलर प्रभाव के बारे में। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि वेग तरंग दैर्ध्य के सूत्र आपको वहीं से प्राप्त होने वाले हैं और उससे ही ये टॉपिक आपके लिए आसान होगा। तो बच्चों कॉपी पेन से आप तैयार हो जाइए। आज हम जानते हैं ध्वनि के डॉपलर प्रभाव के बारे में। तो बच्चों देखो क्या होता है, आपको बताया गया है कि डीजे हमसे दूर जा रहा है तो आवाज़ कम हो जाएगी, और डीजे हमारे पास आ रहा है तो आवाज़ बढ़ जाएगी। तो ये जो आभासी परिवर्तन होता है, अब देखो अगर दोनों एक जगह फिक्स होते हैं तो उस केस में तो क्या है, जितनी आवाज़ है उतना आपको सुनेगा। कम करोगे कम सुनेगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा सुनेगा। लेकिन अगर दोनों के मध्य या श्रोता है या डीजे है, सोर्स ध्वनि स्रोत है, उनके मध्य अगर आपेक्षिक गति होती है तो गति होने की स्थिति में जो फ्रीक्वेंसी है, आभासी फ्रीक्वेंसी, उसमें परिवर्तन होता है। और परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब कोई स्थिर ध्वनि स्रोत और ध्वनि उत्पन्न करता है, नॉर्मली ये होता है कि हम अपने घर में जो भी सोर्स हैं गाने के, उनको स्थिर रखते हैं एक जगह। तो अगर वो ध्वनि उत्पन्न करता है तो उससे कुछ दूर स्थित स्थिर श्रोता को उसी आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देती है जिस आवृत्ति की वो स्रोत क्या कर रहा है, ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति हो, यानी या तो वो पास आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो जो ध्वनि की आवृत्ति है बच्चों वो बदलती हुई प्रतीत होती है। ध्वनि स्रोत और श्रोता की आपेक्षिक गति के कारण श्रोता की जो स्रोत की आवृत्ति है उसमें श्रोता द्वारा प्रेक्षित जो आभासी परिवर्तन, उसको आभास होता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब डॉपलर प्रभाव जो है वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं और क्या उनके मान होते हैं, चलो देखते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? जब ध्वनि स्रोत गतिमान हो, ध्वनि स्रोत डीजे वो गति कर रहा है, आगे या तो हमसे आगे जा रहा है या वो पीछे वापस आ रहा है, और श्रोता क्या है, स्थिर। मान लीजिए एक जगह डांस हो रहा है और डीजे कभी आगे चला गया कभी वापस आ गया। श्रोता गतिमान है, इस पर नाचने वाले कभी इधर चले गए और वापस आ गए, लेकिन डीजे एक जगह पर है, ध्वनि स्रोत स्थिर है। तीसरा जो हमारी फेवरेट है कि डीजे भी चलता जा रहा है और हम भी साथ साथ उसमें डांस करते हुए जा रहे हैं, तो दोनों क्या हो गए, गतिशील हो गए। तो हम बात करते हैं जब ध्वनि स्रोत क्या है, गतिमान है। जब ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गति करता है, यानी ध्वनि स्रोत क्या है, जो डीजे वो गति कर रहा है और श्रोता अपनी जगह पर खड़ा है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, एक तो एस हो गया सोर्स मतलब ध्वनि स्रोत, ओ हो गया ऑब्जेक्ट वो जो सुनने वाला है। तो ध्वनि स्रोत तथा श्रोता की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्वनि स्रोत एस से जो तरंग निकलेगी, आवृत्ति एन है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, ध्वनि का वेग वी है, और आपको पता है वी बराबर होता है एन लैम्डा, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि जब ध्वनि स्रोत ना वो 1 सेकंड में, मान लेते हैं ध्वनि स्रोत है वो 1 सेकंड में v मीटर की दूरी में तरंगों को प्रसारित कर रहा है। ठीक है, अब जो श्रोता है उसको प्राप्त हो रही तरंगें कितनी, n। लेकिन अब वो गति कर रहा है, स्रोत जो ध्वनि स्रोत है वो खुद गति कर रहा है, तो गति करते हुए क्या करेगा, डिस्टेंस कम करेगा ना। डिस्टेंस कम करेगा तो पहले वो v मीटर तक जा रहा था, उसकी तरंगे कहाँ तक जा रहे थे, v मीटर। अब वो खुद भी गति कर रहा है तो खुद कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है उसको माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगी v माइनस वी एस। नए केस में एस डैश हमने मान लिया, नया केस जो है ना उसमें एस डैश ओ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, पहले v मीटर था अब खुद थोड़ा चल कर आ गया, तो वी एस कैंसिल कर दीजिए v माइनस वी एस के साथ। तो लैम्डा डैश कितनी आ गई, v माइनस वी एस बटा एन क्या है, आवृत्ति है। सूत्र एन डैश बराबर वी अपॉन लैम्डा डैश, लैम्डा डैश का मान क्या हो गया, v माइनस वी एस अपॉन एन हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दिया, ये आ गया एन डैश बराबर एन वी अपॉन वी माइनस वी एस। तो जब ध्वनि स्थिर श्रोता की ओर गति करती है तो उसकी आभासी आवृत्ति में वृद्धि होती है। सीधा समझिए आप कि डीजे हमारे पास आ गया चलते चलते तो आवाज़ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब ध्वनि स्रोत क्या करेगा, स्थिर श्रोता से दूर जा रहे हैं, तो बच्चों अब दूर जाएगा ना, तो पहले वो v मीटर की दूरी तय करा था, अब वो उसकी खुद की दूरी उसमें जुड़ रही है, तो v प्लस क्या हो जाएगी,
वी एस हो जाएगी। तरंग दैर्घ्य का मान कितना हो जाएगा, लेमडा डबल डैश वी प्लस वी एस बटा एन। तो सूत्र क्या होगा, एन डबल डैश बराबर वी अपॉन लेमडा डैश, मान रख दिया एन वी प्लस वी एस। उसमें माइनस आ रहा था, ये देखिए माइनस है, इसमें क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो इसका मान क्या है, मूल आवर्ती से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, संगीत हमें कम सुन रहा है। इसका मतलब आभासी आवर्ती में बच्चों क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता के पास से गुजर रहा है, साइड से, तब क्या होता है, तब देखो बच्चों, जब वो श्रोता की ओर आ रहा है तब तो हमारा ये मान है, और जब श्रोता से दूर जा रहा है तब हमारा ये मान है। तो एन डैश हो गया और एन डबल डैश हो गया। तो इसमें ज़्यादा मान कौन सा होगा, ज़्यादा वो होगा जिसमें वो हमारे पास आ रहा है। जब पास की ओर आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर की ओर जाएगा फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो दोनों का गैप निकालना है, ठीक है। तो दोनों गैप निकालते हैं, एन डैश पास आ रहा है और ये दूर जा रहा है। इसको हम सॉल्व किया बच्चों यहाँ पर, और सॉल्व करने के बाद में ये लघुत्तम लिए यहाँ पर, ये हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी के रूप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सोल्व किया हमने, ये मान आ गया हमारा, ठीक है। और इसमें हमें पता है कि जो v है वो बड़ी होगी किससे, वी एस से होगी। तो ऐसे केस में मान बचेगा 2n v अपॉन वी एस अपॉन वी स्क्वायर, एक वी से एक वी कट जाएगा और आवर्ती में परिवर्तन होगा 2n v s अपॉन वी होगा। अब बच्चों फर्स्ट तो चलो हो गया, सेकंड की बात करते हैं। डॉपलर प्रभाव, जब श्रोता गतिमान अब चेंज हो गया, ध्वनि स्रोत को बोलो कि तू आराम कर, अब श्रोता गति करेगा, तथा ध्वनि स्रोत क्या है, स्थिर है। ओके, तो ध्वनि स्रोत में तो आ रही थी आवर्तियाँ, ठीक है, वेग, तरंगों का वेग। अब श्रोता का देखेंगे, श्रोता का वेग कितना है। तो जब श्रोता स्थिर श्रोता की ओर गति करता है, सॉरी श्रोता है वो स्थिर स्रोत की ओर गति करता है, मतलब डीजे की ओर जा रहा है, तो वास्तविक आवर्ती तो कितनी है, एन है। जो आवाज़ आ रही है हमारे पास वो तो एन आवर्ती की। तरंग दैर्घ्य कितनी है, लेमडा। जब यहाँ है डीजे आ गया तो उसके बीच की दूरी बात करें, ध्वनि वेग कितना वी है, तो आवर्ती तो हो गई एन बराबर वी अपॉन लेमडा। अब श्रोता ओ तथा एस दोनों स्थिर है, एक केस ऐसा मानते हैं। तो स्रोत द्वारा उत्पादित एन तरंगे प्रति सेकंड क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, मतलब नॉर्मल जो साउंड है उसको सुनाई दे रहा है। किंतु अब वह स्वयं स्रोत की ओर एक सेकंड में वी नॉट मीटर की दूरी तय कर लेता है। मान लीजिए एक सेकंड में कितना कर रहा है, वी नॉट कर रहा है, उसकी ओर जा रहा है। तो बच्चों देखो क्या होगा, तो स्रोत से उत्पन्न जो तरंगे होगी ना, अब उनका मान बदल गया। देखो पहले क्या था, वी अपॉन लेमडा था ना भाई, एन में क्या था, वी अपॉन लेमडा। अब वो खुद जा रहा है तो वी नॉट तरंगों का क्या होगा, वो पार करता जाएगा, तरंगों को चेंज करता जाएगा। तो वी अपॉन लेमडा तरंगों के अतिरिक्त वी नॉट प्लस लेमडा तरंगे प्रति सेकंड वो क्या कर रहा है, मतलब खुद भाई तरंग कितनी है, एन बराबर वी अपॉन लेमडा, ठीक है। अब वो जैसे से पास जाएगा तो उसको वी नॉट दूरी तय कर रहा है वो साथ में, तो उसको प्लस में और उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी, आवर्ती बढ़ेगी। तो वी लेमडा तो उसको मिल रही है, प्लस में उसको और बढ़ा हुआ शोर भी मिलेगा, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगी, वी अपॉन लेमडा प्लस वी नॉट अपॉन लेमडा। और ये इसको सोल्व कर दिया हमने, वी प्लस वी नॉट अपॉन लेमडा लघुत्तम लेकर, ठीक है। तो अब हमें जो पहला जो मान था लेमडा बराबर वी अपॉन एन है, तो अब क्या करेंगे, लेमडा का मान रखने पर बराबर वी प्लस वी नॉट में हमने लेमडा का मान रख दिया जो पहले मूल मान था। इसको सोल्व किया हमने, तो आगे वी प्लस वी जीरो अपॉन एन जाएगा ऊपर, और ये बन जाएगा एन डैश बराबर एन वी प्लस वी जीरो अपॉन वी, समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण की जरूरत नहीं, इसका आंसर आ गया। जब श्रोता स्थिर स्रोत की ओर गति करता है तो उसकी आभासी आवर्ती में वृद्धि होती है, सीधी सी बात है, डीजे के पास जाएगा साउंड बढ़ेगा। अब इसका अपोजिट करते हैं कि अगर दूर जाएगा तो वी नॉट वेग से जाएगा। तो पहले उसको तरंग प्राप्त हो रही थी वी अपॉन लेमडा, और अब ये तरंगे क्या होती जाएंगी, इतनी कम होती जाएंगी, तो माइनस कर देना आप, वी अपॉन लेमडा माइनस वी नॉट अपॉन लेमडा, तो वी माइनस वी नॉट अपॉन लेमडा, ये दूसरा मान चल रहा है, ठीक है। अब एन डबल डैश यहाँ लेमडा का मान था, तो मूल कितनी थी, वी अपॉन एन थी, तो ये एन चला गया, उसमें पहले प्लस आया था पहले वाले में, इसमें माइनस आ रहा है, तो माइनस आया इसका मतलब क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जब श्रोता स्थिर स्रोत से दूर जाएगा तो आवाज़ आवर्ती में क्या होगी, कमी होगी। अगर आप डीजे से दूर जाओगे तो आवाज़ क्या होगी, कम सुनाई देगी डीजे की। जब श्रोता स्थिर स्रोत के पास आकर उससे दूर गुजर जाता है, नहीं साइड से, डीजे साइड में बज रहा है, अभी हमें तो कोई मतलब नहीं है, साइड से चले जाओ, तब क्या होता है। तो देखो जब आप स्रोत की ओर आते हो तो अब आवर्ती बढ़ती है ना, तब तो ये मान है, और ये जब आपसे दूर जाते हो तब ये मान है। ज़्यादा कौन सा होगा, जब उसकी ओर आ रहे हो आप, डीजे की ओर आ रहे हो, तो दोनों को घटा दो, इसमें से ये घटाना आपको, ये सिंगल एन डैश है, ये एन डबल डैश है, तो देखो ये मान बड़ा है, इसमें घटा दें तो बचेगा ये वाला मान, ठीक है। दोबारा देखिए इसको, हमने क्या किया, एन डैश जब आप
डीजे की ओर जा रहे थे माइनस, डीजे से दूर जा रहे हैं तो दोनों को घटा दिए। ये मान ज़्यादा था क्योंकि डीजे के पास जाएंगे आवाज़ बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी, और यहाँ कम होगी, दोनों का गैप आ गया, तो ये आ गया आवृत्ति में कुल परिवर्तन। अब स्रोत और श्रोता दोनों गतिशील हैं, जो हमारी फेवरेट कंडीशन है। तो इसमें देखो बच्चों ये भी हो सकता है, इसमें कुछ अलग कंडीशन बनेंगी। जैसे मान लीजिए दोनों गतिशील हैं, वी एस सोर्स है, वी ऑब्जेक्ट। एक बार ऐसे बनेगा वी एस वी नोट, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है वी एस और चलिए हो गया एक, अपने करते हैं इसके पीछे करते हैं वी नोट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से एक इसकी, इनको आगे पीछे कर सकते हैं, अपन जगह को बदल सकते हैं, ठीक है। चलो इसको विस्तार से देखते हैं अपन। फर्स्ट जो कंडीशन है, ध्वनि स्रोत है और श्रोता एक दूसरे की ओर क्रमशः वी एस वी नोट वेग से गति करते हैं, एक दूसरे की ओर, यानी ये जो है ना वो ऐसे आ रहे हैं एक दूसरे की ओर, वी एस और वी नोट। हम पहले इस केस में पढ़ते हैं वी एस और वी नोट एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। तब क्या होगा, देखो हमें पता है कि जो वास्तविक आवृत्ति है वो तो एन बराबर वी अपॉन लेमडा है, लेकिन अब ये जैसे पास आएंगे ना वैसे क्या होगा, इनके जो वेग वी एस है, एक का वी नोट है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आवृत्ति चेंज होगी एन एस, ठीक है। अब इसमें आपके वो मान काम आएंगे जो हमने फर्स्ट केस में निकाले। तो देखो अगर पास आएंगे तो आवाज़ बढ़ेगी ना, बिल्कुल बढ़ेगी, तो एन एस बराबर एन वी माइनस वी एस। और जब श्रोता भी पास आएगा, जो फर्स्ट जो हमने देखो हमने इसके अभी तीसरा केस पढ़ रहे हैं, प्रत्येक केस में 3 स्थिति पढ़ी है, पास जाना। अब दोनों पास आ रहे हैं तो आपको दोनों जो आपने पढ़े हैं पहले, फर्स्ट कंडीशन में पहली कंडीशन और सेकंड में भी पहली कंडीशन, दोनों के आंसर ले आए। एक में तो डीजे खुद आ रहा है पास में और एक में श्रोता खुद पास में आ रहा है, दोनों मान ले आइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को परिवर्तित कीजिए तो ये आ गया वी से वी कट जाएगा, वी प्लस वी जीरो वी माइनस वी एस। अब इसी प्रकार से हम कर देंगे दूसरे वाले में, जिसमें ध्वनि स्रोत और श्रोता एक दूसरे से क्रम से दूर जा रहे हैं। जैसे वी एस तो चला गया इधर और ये जा रहा है इधर वी नोट, ओके। तो अब क्या होगा, मूल आवृत्ति वही है। अब पहले वाले केस की दूसरी कंडीशन ले आइए और दूसरे वाले केस की भी दूसरी कंडीशन ले आइए, जिसमें ध्वनि स्रोत दूर जा रहा है और श्रोता खुद दूर जा रहा है। तो देखो ये मान आ गया, ये मान आ गया। अब एन एस का मान यहाँ रखने पर ये आ गया इसका सॉल्यूशन, ये बन गया आंसर, ठीक है। और जब ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों ध्वनि की दिशा में गति करें, आवाज़ की साइड में जा रहे दोनों, तब क्या होता है, अब ये देखो एन वी अपॉन लेमडा मूल है और वी एस वी जीरो वेग से गति कर रहे हैं, तब आवाज़ की आवृत्ति कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं बच्चों। ये देखो वी माइनस वी एस, ध्वनि स्रोत के हो जाए दोनों और एक का मान ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एन एस का मान रख देते हैं, यहाँ से सोल्व करते हैं, ये आ गया आपका N3। फिर एक और है जो इसी का अपोजिट है, ध्वनि स्रोत और श्रोता की ध्वनि क्या दिशा के विपरीत है आपस में। आप देख रहे हैं ध्वनि स्रोत एवं श्रोता ध्वनि की दिशा के विपरीत गति कर रहे हैं, दोनों अपोजिट साइड जा रहे हैं। तो उस केस में क्या है, आपको पता है ओरिजिनल कितना है, एन आवृत्ति ले रहे हैं ये, ठीक है। और आवृत्ति लेते हैं संचरण विपरीत दिशा में क्रम से V3 मान लेते हैं और V नोट वेग से क्या करें, गति कर रहे हैं। यदि श्रोता स्थिर होता है तो ध्वनि स्रोत की श्रोता से दूर गति के कारण श्रोता की सुनाई देने वाली ध्वनि की आभासीय आवृत्ति, जो हम फर्स्ट केस में पढ़ चुके हैं और साथ में सेकंड में भी। तो जो स्टेप आपको चाहिए वो स्टेप आपको यहाँ लेने हैं। एन एस हो गया एन वी अपॉन वी प्लस वी एस, श्रोता की स्रोत की गति के कारण, बिल्कुल श्रोता की स्रोत की गति के कारण, ये मैं सारे आपको उसमें बता चुका हूँ। 3 सूत्र आपको फर्स्ट कंडीशन में और 3 सेकंड में, जब कौन किसके पास आ रहा है आपको वही ध्यान रखना है। अब एन एस का मान रख दिए, मान रखने पर ये आपका आगे इसमें एक और आंसर आ गया, ठीक है। अब तो इसमें डॉपलर प्रभाव की सीमा बंधन है। सीमा बंधन क्या है कि ध्वनि स्रोत श्रोता तथा माध्यम का वेग ध्वनि के वेग से कम होना चाहिए। ध्वनि का वेग हम वैसे लाप्लास संशोधन के अकॉर्डिंग आया था 332 मीटर प्रति सेकंड है। न्यूमेरिकल्स में 330 भी रखा जाता है और 340 भी रखा जाता है। तो बच्चों अगर ऐसा अगर होता है ना तो क्या होती हैं, शंकु आकार में आकृति बन जाती है ध्वनि तरंगों की। जैसे जेट वायुयान होता है ना, जेट वायुयान, तो जेट वायुयान जाता है आगे की ओर, पीछे की ओर साउंड करते हुए जाता है, उसे कहते हैं परघाती तरंगे, क्योंकि ध्वनि के वेग से कम होनी चाहिए।
प्रेक्षक की गति जो है तरंग संचरण दिशा में लंबवत होनी चाहिए। ये इसकी समस्या है, लंबवत कंपनों को ही क्या करता है, सुन पाता है। ध्वनि स्रोत व श्रोता दोनों समान वेग से एक ही दिशा में गति करने पर, अगर ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों समान वेग से गति करें ना, तो उस स्थिति में आप डॉपलर प्रभाव के जो मेथड को अप्लाई नहीं कर पाओगे, डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। बच्चों किताब में एक एग्जाम्पल है और दो इस पर न्यूमेरिकल है। तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई रॉकेट है 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी लक्ष्य की ओर गतिमान है। गति करते समय वह 1000 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंग उत्सर्जित करता है। इस ध्वनि का कुछ भाग लक्ष्य पर पहुंचकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस रॉकेट की ओर क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ए का मान है, इसमें आपको निकालना लक्ष्य द्वारा संसूचित ध्वनि की आवृत्ति तथा बी में निकालना रॉकेट द्वारा संसूचित प्रतिध्वनि की आवृत्ति परिकलित कीजिए। तो जो रॉकेट की चाल है वी एस 200, मूल आवृत्ति एन 1000, वी का मान हालांकि सवाल में लिखा हुआ नहीं, लेकिन इस सवाल में लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि कई जगह तो ये 340 भी होता है, ठीक है ना। तो इस सवाल में नहीं है, तो ये 330 अपन जो अपने आंसर 330 के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इसमें। जैसे आगे वाला सवाल देखना, आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो लक्ष्य द्वारा संसूचित आवृत्ति, रॉकेट लक्ष्य की ओर गतिशील है, रॉकेट लक्ष्य की ओर गतिशील है, तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। मान रख दो वी माइनस वी एस गुणा 1000, ये आ गया 2538.46 हर्ट्ज। अब जो लक्ष्य से परावर्तित तरंगों के लिए लक्ष्य स्थिर स्रोत की भांति कार्य करेगा तथा गतिशील रॉकेट प्रेक्षक की भांति तथा एन डैश मूल आवृत्ति होगी, तो उस केस में क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी एन डबल डैश हो जाएगी वी प्लस वी नॉट अपॉन वी गुणा एन डैश हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपने कर दिया, और एन डैश का मान पहले वाला मान लिया आप 330 बटा 330 माइनस 200, तो इसने पहले से घटा कर रख दिया आपको 330 माइनस कितना है बच्चों 200 ना, तो इसने पहले घटा दिया 130 गुणा 1000 और इसको सोल्व कर दिया, ये आ गया 4096.92 हर्ट्ज। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों कि रेलवे स्टेशन के बाह्य सिग्नल पर खड़ी कोई रेलगाड़ी शांत वायु में 400 हर्ट्ज आवृत्ति की सीटी बजाती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेक्षक के लिए सीटी की आवृत्ति क्या होगी, जबकि रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्लेटफॉर्म की ओर गतिशील है और दूसरा 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्लेटफॉर्म से दूर जा रही है। एक बार पास आ रही है, एक बार दूर जा रही है। दोनों की प्रकरण में ध्वनि की चाल क्या है, शांत वायु में ध्वनि की चाल हम मानते हैं 340 मीटर प्रति सेकंड। तो आवृत्ति एन 400, स्रोत का वेग वी एस एस होता है सोर्स, वी एस 10 मीटर प्रति सेकंड, ध्वनि वेग है 340। आभासी आवृत्ति निकालते हैं, ये हो गया आभासी आवृत्ति जब स्रोत प्लेटफॉर्म की ओर गतिशील है, प्लेटफॉर्म की ओर गतिशील है, ठीक है, v माइनस वी एस। तो 340 माइनस 10 गुणा 400, ये आ गया 412.12 हर्ट्ज। और जब ये दूर जा रहा है तब क्या आ जाएगा, ये लीजिए, तब ये आ जाएगा। हम बिल्कुल ये कंडीशन पढ़ चुके हैं सारी, कौन किसके पास आए तो क्या सूत्र होता है। तो 340 प्लस 10 गुणा 400, यहाँ प्लस आ गया, ये सोल्व कर दिया 388.57 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। क्योंकि दोनों स्थितियों में बच्चों केवल स्रोत गतिशील है और श्रोता क्या है, स्थिर है, तो माध्यक नहीं आता, ध्वनि चाल दोनों स्थितियों में क्या होगा 340 मीटर प्रति सेकंड होगी, क्योंकि श्रोता अपनी जगह पर खड़ा है प्लेटफॉर्म पर। एक और क्वेश्चन है, स्टेशन यार्ड में खड़ी कोई रेलगाड़ी शांत वायु में 400 हर्ट्ज आवृत्ति की सीटी बजा रही है, तभी 10 मीटर प्रति सेकंड चाल से यार्ड से स्टेशन की ओर, यार्ड होता है पीछे वाला भाग रेलगाड़ी की, स्टेशन की ओर वायु बहने लगती है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी प्रेक्षक के लिए ध्वनि की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य चाल क्या है। क्या यह स्थिति तथ्यतः उस स्थिति की समरूप है जिसमें वायु शांत हो तथा प्रेक्षक 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यार्ड की ओर दौड़ रहा हो। शांत वायु में ध्वनि की चाल था 340 मीटर प्रति सेकंड ले सकते हैं। बिल्कुल आसान से करते हैं इसको भी। एन का मान कितना है 400 है। वायु का वेग यार्ड से स्टेशन की ओर, डब्लू वेग ना, वी मान लेते हैं, इसको डब्लू माना गया यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग हमने इसको वी इसको माना है 340 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो देखो यह प्रेक्षक स्टेशन पर खड़ा व्यक्ति श्रोता एवं स्रोत दोनों क्या है, स्थिर है। तो वी ऑब्जेक्ट 0, वी सोर्स 0, इस स्थिति में आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी, अतः आवृत्ति एन डैश बराबर एन 400 हर्ट्ज। जितनी है उतनी सुनेगी। मैंने आपको कहा ना कि जब गाना सुन रहे हो जितनी आवाज़ है उतना ही आपको सुनेगा। अब अपेक्षित गति होगी तभी तो डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित होगा। तो ध्वनि का प्रभावी वेग कितना हो गया, वी डैश वी प्लस डब्लू 340 प्लस 10 बराबर 350 मीटर प्रति सेकंड। तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर वी डैश अपॉन एन 350 बटा 400 0.875 मीटर सेकंड। जब प्रेक्षक यार्ड की ओर अब गति हुई है वी नॉट बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड से स्रोत की ओर जा रहा है तो वायु शांत है। तो देखो आभासी आवृत्ति एन डैश वी प्लस डिस्टेंस जा रहा है तो ये प्लस वी नॉट होगी ना,
और आवृत्ति बढ़ रही है इसमें 340 प्लस 10, 340 गुणा 400, 411.76 हर्ट्ज हो गया। ध्वनि वेग VDS बराबर V उतना ही है 340 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। तथा इस स्थिति में प्रेक्षक द्वारा ग्रहण तरंगों की जो संख्या वह भिन्न होती है, न कि तरंग दैर्ध्य। तो लैम्डा V/n 340 बटा 400 0.85 मीटर। तो बच्चों इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने ध्वनि के डॉपलर प्रभाव को विस्तृत रूप से जाना है और चैप्टर 15 के कंप्लीट नोट्स हमने बना लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं न्यूमेरिकलों के साथ। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।